द्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। हमारे शास्त्रों में लिखी इस पंक्ति को आपने कई बार सुना होगा। इसका अर्थ बताया जाता है कि एक स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य स्वयं देवता भी नहीं समझ सकते तो फिर इंसान की क्या बिसात। लेकिन क्या त्रिया चरित्र का मतलब सिर्फ धोखा, फरेब या छल है, या फिर इसके पीछे एक ऐसा गहरा सच छिपा है जिसे अगर कोई पुरुष समझ ले तो वह जीवन में कभी किसी के हाथों धोखा नहीं खाएगा। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा, और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी आपको सिखाएगी कि मीठी बातों और सच्चे समर्पण के बीच का फर्क कैसे पहचाना जाता है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका हर एक शब्द आपके जीवन की किसी न किसी घटना से जरूर जुड़ेगा। काशी की पवित्र नगरी में माधव नाम का एक बहुत बड़ा रेशम का व्यापारी रहता था। माधव के पास धन, दौलत, मान सम्मान, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम रेवती था। रेवती एक बहुत ही शांत, संस्कारी और सादगी पसंद स्त्री थी। वह माधव से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका प्रेम शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में झलकता था। वह सुबह माधव के उठने से पहले उठती, उसके लिए दातुन, गर्म पानी और पूजा की थाली तैयार रखती। माधव जब व्यापार के लिए निकलता तो रेवती उसे अपने हाथों से भोजन कराकर ही विदा करती, लेकिन माधव को रेवती की यह सादगी और खामोशी उबाऊ लगती थी। माधव एक महत्वाकांक्षी और चकाचौंध को पसंद करने वाला इंसान था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी को भी शहर की अन्य अमीर स्त्रियों की तरह सजना संवरना चाहिए, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए और हर पल उसकी तारीफ करनी चाहिए। एक दिन माधव के व्यापारिक जीवन में कामिनी नाम की एक स्त्री का प्रवेश हुआ। कामिनी एक बहुत ही चतुर, खूबसूरत और मीठा बोलने वाली स्त्री थी। वह माधव से रेशम खरीदने के बहाने उसकी दुकान पर आने लगी। कामिनी जानती थी कि पुरुषों के मन को कैसे जीता जाता है। वह माधव की झूठी तारीफें करती, उसके रूप और उसकी सफलता के कसीदे पढ़ती। सेठ जी, आपके जैसा व्यापारी तो पूरे बनारस में नहीं है। आपकी व्यापारिक सूझबूझ के आगे तो बड़े बड़े दिग्गज भी पानी भरते हैं। सच कहूं तो जब से मैंने आपको देखा है, मुझे लगता है कि एक सच्चे पुरुष का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यह आपसे सीखना चाहिए। माधव, जो अपनी पत्नी रेवती की खामोशी से ऊब चुका था, कामिनी की इन मीठी बातों में बहुत जल्दी उलझ गया। उसे लगने लगा कि कामिनी ही वह स्त्री है जो उसे सच में समझती है और उसकी कद्र करती है। धीरे धीरे माधव का ज्यादातर समय कामिनी के साथ बीतने लगा। वह कामिनी के लिए महंगे आभूषण, रेशमी साड़ियां और तरह तरह के उपहार ले जाने लगा। रेवती से माधव का यह बदलाव छिप नहीं सका। वह देख रही थी कि उसका पति अब घर में कम और बाहर ज्यादा रहता है। घर आने पर भी वह चिड़चिड़ा रहता है। एक रात जब माधव घर लौटा तो रेवती ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आजकल आप बहुत बदल गए हैं, घर में आपका मन नहीं लगता। क्या व्यापार में कोई परेशानी है या मुझसे कोई भूल हो गई है? माधव ने झुंझलाते हुए कहा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है रेवती। भूल तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हारे जैसी नीरस और साधारण स्त्री से विवाह कर लिया। तुम्हें ना बात करने का सलीका है और ना ही पति का मन बहलाने का। सारा दिन बस काम में लगी रहती हो। एक कामिनी है जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे मन की बात समझ जाती है। उसके साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं कोई राजा हूं। रेवती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई विवाद नहीं किया। वह समझ गई थी कि उसका पति एक छलावे का शिकार हो चुका है। समय बीतता गया। माधव अब कामिनी पर अपना सारा धन लुटाने लगा था। उसने कामिनी को रहने के लिए एक आलीशान हवेली दे दी थी और अपने व्यापार का बहुत सा पैसा उसके नाम कर दिया था। माधव के बचपन के एक मित्र थे, पंडित नारायण दास। नारायण दास जी बहुत बड़े विद्वान और जीवन के अनुभवी व्यक्ति थे। जब उन्होंने माधव की यह हालत देखी तो एक दिन उसे अपने पास बुलाया। माधव, तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम जिसे प्रेम समझ रहे हो वह एक मृग तृष्णा है। त्रिया चरित्र को समझना इतना आसान नहीं है मेरे मित्र। जो स्त्री तुम्हारे धन और तुम्हारी हैसियत को देखकर मीठी बातें करती है वह कभी तुम्हारी नहीं हो सकती।
और जो स्त्री बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे घर की चौखट को मंदिर मानकर पूजती है, तुम उसे ठुकरा रहे हो। माधव अहंकार में चूर था। उसने हंसते हुए कहा, नारायण जी, आप जीवन भर किताबों में ही उलझे रहे, आपने दुनिया कहाँ देखी है। कामिनी मुझसे सच्चा प्रेम करती है, वह मेरे लिए अपने प्राण भी दे सकती है। आप मेरी रेवती से तुलना मत कीजिए। नारायण दास जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो मेरी एक बात मान लो, एक छोटी सी परीक्षा ले लो। अगर कामिनी उस परीक्षा में पास हो गई तो मैं जीवन भर के लिए मौन धारण कर लूंगा। माधव ने चुनौती स्वीकार कर ली। बताइए क्या करना होगा। नारायण दास जी ने माधव के कान में एक योजना बताई। योजना के अनुसार अगले दिन पूरे बनारस के बाजार में यह झूठी खबर फैला दी गई कि माधव के समुद्री जहाज, जिनमें उसका सारा बेशकीमती माल लदा था, तूफान में डूब गए हैं। इसके साथ ही यह भी अफवाह उड़ी कि माधव पर राज दरबार का भारी कर्ज था और सिपाही उसे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। उसी शाम माधव फटे पुराने कपड़े पहनकर, अपने चेहरे पर कालिख और मिट्टी लगाकर कामिनी की हवेली पर पहुंचा। वह ऐसे खांस रहा था जैसे उसे कोई भयंकर छूत की बीमारी हो गई हो। उसने हवेली का दरवाजा खटखटाया। कामिनी ने दरवाजा खोला। माधव को इस भिखारी जैसी हालत में देखकर वह चौंक गई। माधव, तुम्हारी यह क्या हालत है? तुमने ऐसे गंदे और फटे हुए कपड़े क्यों पहने हैं? माधव ने खांसते हुए और रोने का नाटक करते हुए कहा, कामिनी, मैं लुट गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे सारे जहाज डूब गए हैं और राज दरबार के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे फांसी हो जाएगी। मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में छिपा लो। और हाँ, मुझे एक भयंकर छूत का रोग भी हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास आने वाले को भी यह रोग हो सकता है। लेकिन तुम तो मुझसे सच्चा प्रेम करती हो ना? तुम तो मुझे बचा लोगी। माधव की बात सुनते ही कामिनी के चेहरे के रंग उड़ गए। उसकी मीठी आवाज अचानक कर्कश हो गई। उसका असली चरित्र बाहर आ गया। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें यहां छिपाकर खुद मुसीबत में क्यों पड़ूं? और ऊपर से तुम्हें यह छूत की बीमारी। मेरे पास मत आना, दूर खड़े रहो। मैंने तुमसे इसलिए प्रेम का नाटक नहीं किया था कि कल को तुम्हारे पापों की सजा मैं भुगतूं। तुम्हारी हैसियत थी, धन था, तो मैं तुम्हारे साथ थी। अब तुम एक कौड़ी के मोहताज हो। यहां से चले जाओ, वरना मैं खुद सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। माधव अवाक रह गया। जिस कामिनी को वह अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी तिजोरियां खाली कर दी थीं, आज वह उसे अपने दरवाजे से दुत्कार रही थी। कामिनी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारा वह सारा प्रेम, वे सारी कस्में सिर्फ मेरे धन के लिए थीं? माधव ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, कामिनी ने निर्दयता से कहा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जैसे उम्र दराज इंसान में ऐसा क्या है जो कोई सुंदर स्त्री तुमसे प्रेम करेगी? वह तो तुम्हारी दौलत थी जिसने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा था। अब यहां से दफा हो जाओ। ये कहकर कामिनी ने माधव के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। माधव वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। नारायण दास जी की कही हुई एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह मीठा स्वभाव समझ रहा था, वह सबसे बड़ा विष था। टूटा हुआ, हारा हुआ माधव उसी फटेहाल अवस्था में अपने घर की ओर लौटा। उसे लगा कि अब रेवती भी उसे ताने मारेगी। वह भी कहेगी कि तुमने मेरे साथ जो किया, यह उसी की सजा है। रात के अंधकार में माधव ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा रेवती ने खोला। माधव को इस हालत में देखकर रेवती की चीख निकल गई। स्वामी, आपकी यह कैसी दशा है? क्या हुआ आपको? माधव जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैं बर्बाद हो गया रेवती। मेरा सारा व्यापार डूब गया। मैं कर्ज में डूब चुका हूं और मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं अब किसी काम का नहीं रहा। तुम भी मुझे छोड़कर अपने मायके चली जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है। रेवती ने तुरंत आगे बढ़कर माधव को अपनी बाहों में भर लिया। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि माधव के कपड़े कितने गंदे हैं या उसे कोई बीमारी है। उसने रोते हुए कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? क्या विवाह के 7 फेरे सिर्फ सुख के लिए लिए जाते हैं? धन तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा। आप सुरक्षित हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। रही बात कर्ज की, तो मेरे पास मेरे मायके के दिए हुए गहने हैं, हम उन्हें बेच देंगे। अगर फिर भी कम पड़े तो मैं लोगों के घरों में बर्तन मांज लूंगी, मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए गर्म पानी लाती हूँ। रेवती के इन शब्दों ने माधव के हृदय को चीर कर रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने रेवती के पैर पकड़ लिए।
मुझे क्षमा कर दो रेवती, मैं बहुत बड़ा अंधा और मूर्ख था। मैं हीरे और कांच के टुकड़े में फर्क नहीं कर पाया। मैं त्रिया चरित्र के जाल में फंस गया था। मैंने तुम्हारे सच्चे प्रेम को, तुम्हारे मौन समर्पण को तुम्हारी कमजोरी समझा। जो स्त्री अपने पति के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो, वही सच में एक देवी है। मैं आज के बाद कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अगले दिन माधव ने नारायण दास जी के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। उसने कामिनी से अपना सारा धन कानूनी रूप से वापस ले लिया और उसे शहर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद माधव और रेवती ने एक नया और खुशहाल जीवन शुरू किया, जहां धोखा नहीं बल्कि अटूट विश्वास था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? त्रिया चरित्र का मतलब यह नहीं है कि हर स्त्री बुरी होती है या हर स्त्री छलावा करती है। इसका असली अर्थ यह है कि एक स्त्री के भीतर कई रूप होते हैं। जो स्त्री सिर्फ आपके अच्छे समय में आपकी दौलत और आपकी तरक्की देखकर आपसे जुड़ती है और मीठी बातें करती है, वह कभी आपकी नहीं हो सकती। लेकिन जो स्त्री आपके बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़ी हो जाए, जो आपके लिए दुनिया से लड़ जाए और आपकी बुराइयों को जानकर भी आपका साथ न छोड़े, वही स्त्री सच्चे चरित्र वाली होती है। आजकल हम अक्सर सोशल मीडिया की चकाचौंध सुंदरता और दिखावे के पीछे भागते हैं। हम घर में बैठी उस स्त्री की कद्र नहीं करते जो हमारे लिए दिन रात एक कर देती है। याद रखिए, जो चमकता है वह हमेशा सोना नहीं होता। सच्चा प्रेम खामोश होता है, उसमें दिखावा नहीं होता। अगर आपके जीवन में रेवती जैसी कोई स्त्री है, चाहे वह आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो या आपकी बहन, तो उसका सम्मान कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने उसके मौन समर्पण की कीमत समझ ली, आप जिंदगी में कभी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानियों के लिए जुड़े रहें वर्मा स्टोरीज के साथ। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।